हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरनजीत क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो मेरी इकोनॉमी बेस्ड रहेगी, जिसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में इकोनॉमी की डिस्कस करा था। फंक्शन ऑफ डिमांड, शेड्यूल ऑफ डिमांड, कर्व डिमांड से ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ये इस चैप्टर का थ्योरी ऑफ डिमांड जो चैप्टर है, इसका लॉ ऑफ डिमांड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 100% आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप किसमें? क्वांटिटी डिमांड में और उसके प्राइस में। मीन्स प्राइस जैसे बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स में कौन सी चीज आ गई है? अदर फैक्टर्स में वो चीज आएंगी जो हमने अपनी वीडियो में डिस्कस करे थे, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, और क्या क्या पढ़ा था हमने उसमें? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, और एक्सपेक्टेशंस। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट रहने चाहिए, तब हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। अगर इन फैक्टर्स में चेंजेस हुए, ऊपर नीचे हुए, तो हो सकता है वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्रूव ना हो, वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ना लगे। ठीक है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट में से जो फर्स्ट पॉइंट था, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या फिर वो जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट था वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि प्राइस में तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? लॉ डिमांड स्टेट्स, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other factors remain constant। वो कांस्टेंट रहने चाहिए, उनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड demanded and its price of the commodity। ये तो होगी इसकी डिफाइन। ठीक है, अगर हमसे लॉ ऑफ डिमांड का छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है तो हमें क्या करना है? लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताना है कि लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर्स जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो हमने इसके डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, वो कांस्टेंट रहने चाहिए। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसे छोड़कर बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए। और इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में और उसके प्राइस में। एग्जांपल, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो किसी भी चीज़ की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। ये होता है इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन जिसे कहते हैं। इसके अलावा आप, मैंने जो इसमें आपको कल डिमांड शेड्यूल बताया था, आप एक शेड्यूल बना दीजिएगा, ठीक है, या आंसर में, और शेड्यूल के साथ डिमांड कर्व भी जरूर शो करिएगा, डिमांड कर्व। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप का जैसे मैंने कल वो आपको एक टेबल बना के इसमें इनवर्स रिलेशनशिप दिखाया था, इंडिविजुअल वाला, मार्केट वाला नहीं, आपने इंडिविजुअल वाला बनाना है। वो डिमांड शेड्यूल और कर्व बना के इसे दिखा देंगे तो एक प्रॉपर आंसर हो जाएगा और उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। कई बार हमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, अजम्पशंस ऑफ डिमांड। अजम्पशंस ऑफ डिमांड क्या होती हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को ही अजम्पशंस ऑफ डिमांड कहते हैं। सिर्फ इतना सा चेंज करते हैं, उसमें हम नो का यूज करते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। अजम्पशंस अगर आ जाए तो आपको किस तरह से लिखनी है, देखिए। अजम्पशंस अगर हमसे पूछ लेता है इसकी लॉ ऑफ डिमांड की, तो अजम्पशंस को कैसे लिखना है? हमने सिर्फ नो चेंज लिखना है, नो चेंज। ठीक है, इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो उसके फैक्टर्स थे याद है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर,
ऐसे ही सेकंड में सेम, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब जितने भी एक्सपेक्टेशन वो हमने उसमें डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे वो हम सब इसमें लिख देंगे। नो चेंज या फिर इसे कांस्टेंट भी लिख सकते हैं हम। और नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यही पढ़े थे ना हमने, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नो चेंज इन एक्सपेक्टेशंस, यही पढ़ी थी हमने चीजें, ठीक है। सब में नो चेंज लगा के एज इट इज डिटर्मिनेंट्स जो हमने पढ़े थे वही लिखने हैं, ये हो जाएंगी हमारी अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। आई समझ में, कुछ भी डिफरेंट नहीं था, जो हमने पढ़ा है उसी में से हमें आगे आंसर्स मिलते जाएंगे। बस आपको फोकस करना है कि आप क्या समझ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इसके प्रॉपर नोट बना के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड का ही, जो हमसे पूछा जाता है, ध्यान देना, मैं आपको समझा रही हूँ वो किस तरह से आता है। रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, या इस तरह के से भी आएगा, वाई more of a good is purchased when its price fall, क्यों ज्यादा गुड्स खरीदे जाते हैं जब उसका प्राइस कम होता है, फॉल्स, वाई, ठीक है। या फिर वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर सबसे पहले क्या देना है, इसके पॉइंट्स लिखिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड, इनकम इफेक्ट, मैं भी आपको समझाती हूँ सबके बारे में, पहले आप लिख लीजिएगा। थर्ड, सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो पड़ता है। चौथा, साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप। फिफ्थ, डिफरेंट यूजेस। ठीक है, ये है सबसे पहले लॉ ऑफ DMU, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या पढ़ा था, जब हम किसी चीज की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं तो उससे होने वाली सेटिस्फेक्शन जो होती है वो कम होती जाती है। यही पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। जब हमारी एक टाइम पे आके सेटिस्फेक्शन ही कम हो जाएगी तो हम उसकी कंजम्पशन तो कम कर देंगे, ठीक है ना। जब हमें उससे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी आने वाले टाइम पर तो हम उसकी कंजम्पशन को भी कम कर देंगे। हाँ, इन केस अगर उसका प्राइस गिर जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है, ठीक है। अदरवाइज तो अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो सेटिस्फेक्शन गिरेगी, तो हम उसकी कंजम्पशन को कम कर देंगे। हम उसकी कंजम्पशन को उस केस में बढ़ा सकते हैं जब वो अपना प्राइस डिक्रीज कर दे, ठीक है। आई समझ में? इसको कैसे लिखेंगे आप लिख सकते हैं, मैं बोर्ड डिक्टेट कर रही हूँ उसको। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एज कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जब वो उसकी जो MDU है वो लगातार नीचे गिरता जाएगा, उससे हमें मिलने वाली सेटिस्फेक्शन नीचे गिरती जाएगी अगर हम उसकी कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली फॉर एवरी एडिशनल यूनिट टू बी परचेज्ड, जैसे जैसे हम उसकी यूनिट्स को और परचेज करते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारी इच्छा है उसे खरीदने की वो कम होती जाएगी। एडिशनल यूनिट टू बी परचेज्ड, द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस एंड लेस प्राइस, ठीक है। वो तभी उसे खरीदेगा जब हम उसकी जो प्राइस है वो कम कर देंगे। आफ्टर ऑल जो मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया है यही इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखना है। नेक्स्ट, इनकम इफेक्ट। इनकम का बहुत इफेक्ट पड़ता है।
ठीक है, मैंने कल भी बताया था कैसे। इनकम जो है वो भी दो तरीके की होती है, मैं आपको बता रही हूँ। इनकम इफेक्ट में भी इनकम भी हमारी दो तरीके की है, एक है मनी की टर्म में और एक है रियल इनकम। ठीक है, एक मनी इनकम, एक रियल इनकम। मनी इनकम तो आपकी रुपीज में हो गई, जैसे कि मान लो कुछ भी 40 रुपीज आपकी इनकम है। ठीक है, रियल इनकम क्या होती है? आपकी परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को बोलते हैं रियल इनकम। ठीक है, कि हम कितना खरीद सकते हैं, कितनी पावर रखते हैं कि हम इतनी यूनिट्स को उसकी खरीद सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी भी कोई भी एक वो चीज़ है, मान लो एक एप्पल है, उसकी एक यूनिट मुझे मिल रही है 10 रुपीज़ की। ठीक है, 10 रुपीज़ की, तो मैं कितनी, मेरी इनकम है 40, तो मैं कितनी खरीद सकती हूँ उसमें? 4 यूनिट्स। तो ये होगी मेरी परचेजिंग पावर, रियल इनकम। आई समझ में? अगर यही इसका प्राइस डिक्रीज होके, मतलब ₹10 था, डिक्रीज होके ₹8 हो जाए, ठीक है, ₹8 हो जाए, तो इनकम तो मेरी सेम ही रहेगी। तब मैं कितनी यूनिट्स खरीद सकती हूँ? 5 यूनिट्स। ये होगी मेरी परचेजिंग पावर, रियल इनकम। आई समझ में? इसका बहुत इफेक्ट पड़ा। देखो, प्राइस कम हो गया, प्राइस इंक्रीज था, तो मेरी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? डिक्रीज हुई, कम ले रही थी मैं यूनिट्स को। जैसे ही उसका प्राइस गिरा, मेरी डिमांड बढ़ गई। आई समझ में? लिखिए इसकी डिफाइन। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंज owing टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसमें चेंज होगा जैसे जैसे कमोडिटी के प्राइस में, फ्रूट के प्राइस में चेंज होगा। ठीक है, अगला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इरेज करें इसको। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी बहुत होता है, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोक, पेप्सी, ठीक है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अगर कोक का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड पेप्सी की बढ़ जाएगी। अगर कोक का प्राइस गिरता है, अगर कोक का प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, किसकी? पेप्सी की, क्योंकि वो उसका सब्स्टिट्यूट है। हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, फिर हम कोक को क्यों लेंगे? हम पेप्सी को लेंगे। ठीक है, आई समझ में? ये आ गया समझ में? हाँ, अब इसको डिफाइन लिखिए। Substitution effect refers to the substitution of one commodity for the other when it's become relatively cheaper। जब वो कम हो जाएगी, उसका प्राइस कम हो जाएगा, तो हम उस यूनिट को छोड़ के दूसरी यूनिट की तरफ हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। इसका प्राइस बढ़ा तो इसकी डिमांड बढ़ गई, उसके सब्स्टिट्यूट गुड। जैसे कि फॉर एग्जांपल टी का प्राइस बढ़ा, तो मैंने सोचा ये टी ले लो, यहाँ पे आप ले लो बॉल पेन, इसका सब्स्टिट्यूट हो गया इंक पेन। अगर इसका प्राइस बढ़ा तो मेरी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, आई समझ में? इंक पेन की, फिर मैं बॉल पेन क्यों खरीदूं, क्यों ज़्यादा प्राइस दूं जब मेरे पास उसका सब्स्टिट्यूट है। इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड का भी बहुत इफेक्ट होता है हमारे लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड होता ही क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। नेक्स्ट, साइज ऑफ द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, आज एक चीज, एक एप्पल मान लो 10 रुपए का बिक रहा है, ठीक है, 10 रुपीज का, तो इसको 5 कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं। जैसे इसका प्राइस कम होके ₹8 हो गया, तो यार जिनकी इनकम में वो नहीं आता था, वो भी लोग सोच रहे हैं अब इसको मान लो 6 कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं। ठीक है, जैसे उसका प्राइस बढ़ा, कंज्यूमर्स की क्वांटिटी, कंज्यूमर्स बढ़ गए, उसको खरीदने वाले लोग बढ़ गए, एडिशनल कंज्यूमर्स ऐड हो गए। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस गिरा है। आई समझ में? नेक्स्ट, लास्ट, डिफरेंट यूसेज।
जब एक ही चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हो जाते हैं तो उनका भी लॉ ऑफ डिमांड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे ले लो मिल्क है, मिल्क से हम टी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉफ़ी भी बना सकते हैं, स्वीट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, और कर्ड भी बना सकते हैं, बटर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं मिल्क से। मान लो जब मिल्क का प्राइस 40 रुपीज़ था तो मैं 1 लीटर मिल्क परचेज कर रही थी, ठीक है, उससे सिर्फ मैं अपना टी या कॉफ़ी बनाने में यूज़ कर रही थी। अगर उसका प्राइस गिर के 35 हो गया तो मैंने कहा यार जब उसका प्राइस तो गिर ही गया है तो मैं इसकी डिमांड बढ़ा दूँ। डिमांड क्यों बढ़ाई मैंने? क्योंकि उसके डिफरेंट यूजेस हैं। मैंने कहा यार मैं कर्ड घर पे बना सकती हूँ, मैं कुछ स्वीट बना लूँगी, बटर बना लूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे वो परचेज नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मिल्क है इसके डिफरेंट यूजेस हैं, और जब डिफरेंट यूजेस हैं तो जब उसका प्राइस गिर ही गया है तो मैं उसकी क्वांटिटी बढ़ाकर उसके डिफरेंट यूज कर सकती हूँ। आए समझ में? तो इसका इफेक्ट भी हुआ लॉ ऑफ डिमांड पे। ये थे इसके रीजंस। आई समझ आपको? अब चलते हैं आगे। एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो ये इकोनॉमी है, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस तो होंगी, इसके बिना तो कोई काम चलेगा ही नहीं, ठीक है ना, कोई ना कोई दिक्कतें तो होंगी। देखिए एक्सपेक्टेशंस तो हमारी होंगी। सबसे पहले आता है ग्रिफिन गुड्स। दूसरा इरेशनल जजमेंट। तीसरा फैशन रिलेटेड गुड। और चौथा फियर ऑफ शॉर्टेज। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ग्रिफिन गुड्स वो होते हैं जो बहुत ही सस्ते होते हैं, बहुत ही चीप होते हैं, और कई लोगों के ख्याल ये होता है यार तो सस्ता है, बेकार ही होगा, हमने नहीं खरीदना, चाहे इसका प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसकी डिफाइन कैसे लिखी जाएगी? ग्रिफिन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स, मतलब चीप गुड्स, शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इनका इनकम इफेक्ट पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एज अ रिजल्ट व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल, ऐसे चीज़ों का अगर प्राइस भी कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी डिमांड भी कम ही रहती है, ठीक है। कमोडिटी फॉल्स, देयर डिमांड आल्सो फॉल्स इवन व्हेन दे हैपन टू बी रिलेटिवली चीपर देन अदर गुड्स, चाहे वो दूसरे गुड्स के मुकाबले सस्ते हैं फिर भी उनकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड इरेशनल जजमेंट क्या होती है? लिखिए इसे, लॉ ऑफ डिमांड फेल्स व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, जहाँ पे लोगों की सोच क्या होती है कि इसका प्राइस कम है, जज द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। जब उसकी क्वालिटी किससे जानी जाती है किसी भी चीज़ की? उसके प्राइस से, ठीक है। जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी को उसके प्राइस से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमारा इरेशनल जजमेंट हो जाता है। इट्स अ इरेशनल जजमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परहैप्स इट्स ओइंग टू हर प्राइस डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट में डिफरेंस है दोनों के प्राइस में, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे। जो रिचर सेक्शन है, जो अमीर लोग होंगे वो कैसे कंसीडर करेंगे? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, और जितना भी उनका रेट हो, जितना भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का रेट हाई हो उनकी डिमांड भी वो हाई ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका बिलीव किस पे है कि किस पे? प्राइस पे। किस पे डिपेंड है? प्राइस पे। यार इसकी क्वालिटी तो अच्छी होगी क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। ये होती है इरेशनल जजमेंट। तीसरा टॉपिक फैशन रिलेटेड गुड्स। इसमें क्या आएगा? फैशन रिलेटेड, मान लो कोई चीज़ ट्रेंड में है, फैशन में है, अरे लोगों को तो ये चीज़ लेनी है, क्यों? क्योंकि हमें शो ऑफ करना है कि यार ये फैशन चल रहा है और मेरे पास ये चीज़ है। तो उसका प्राइस जितना भी ज़्यादा हो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा होगी, लोग उसे खरीदेंगे, ठीक है। लास्ट होता है फियर ऑफ शॉर्टेज। जैसे हमें डर बैठ जाता है यार इसका ना प्राइस, इसकी ना शॉर्टेज होने वाली है आगे आने वाले टाइम पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोविड आया था तो मास्क मिलने मुश्किल हो गए थे, ठीक है, मास्क की शॉर्टेज हो गई थी, सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज हो गई थी, तो लोगों ने क्या अगर यार ये ना मिले तो हम क्या करेंगे?
तो उसका प्राइस अगर मार्केट में हाई भी था तब भी उसकी डिमांड हाई थी। क्यों? क्योंकि लोग सोच रहे थे आज तो ये मिल रहा है, हो सकता है कल ना मिले, एक डर बैठा था उनके अंदर। तो इसे कहते हैं एग्जम्पशंस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। आई समझ में? आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। आज का जो कंसेप्ट था टोटली लॉ ऑफ डिमांड पे डिपेंड था, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में जरूर आता है इस चैप्टर का ये टॉपिक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स पेटी कैश के ऊपर। ठीक है, बाय बाय।